आज हम लोग बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 प्लेटफॉर्म की बुक से करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में ओपन करके देखिए, वहाँ पे सेट आपको मिल जाएगा। रुक्मिणी बिहार जीविका करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब जितने लोग देख रहे हैं कीजिए, सारे लोग कीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, बानू मुश्ताक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। इसे याद रख लेना। इन्हें कन्नड़ भाषा के कहानी संग्रह हॉट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। याद रख लीजिएगा। हॉट लैम्प जो है कुल 12 कहानियों का संग्रह है। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है, याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, गीतांजलि श्री का नाम है। इनको कौन सा दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई थी। यह पुरस्कार राशि पुस्तक के लेखक एवं उसके अनुवादक को संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा दोस्तों अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे याद रख लीजिएगा। और दोस्तों यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग को इंग्लिश में यूपीएससी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे याद रखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। यह दोस्तों संविधान के भाग 14 में इसका डिस्कशन मिलता है और अनुच्छेद 315 से 23 तक ऐसे मिल जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जो है जीते हैं? तो 4 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार के विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार जीते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की कुल संख्या 139 यानी 139 हो गई है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। ठीक है, तो ऐसा बातें आपको देख लेना है। इस पुरस्कार के तहत आपका प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को बस डॉट में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना यानी PMSSY को किस वर्ष जो है शुरू किया गया था? तो दोस्तों 2006 में शुरू किया गया था। इस योजना की घोषणा 2003 में हुई थी और 2006 में शुरू हो गया था। यह योजना दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं अस्पतालों की उपलब्धता से संबंधित हो जाती है, चिकित्सा से संबंधित यह योजना है, याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 22 नए क्षेत्रीय एम्स की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ये सब बातें जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो आपका विद्युत मंत्रालय के अधीन है, याद रख लीजिएगा। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन होता है, आपको याद रख लेना है। इस योजना का सर्वप्रथम जो है सितंबर 2017 में आरंभ यह योजना किया गया था। इसका शुभारंभ नई दिल्ली के दीनदयाल ऊर्जा भवन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो आपका मनरेगा। इसके बारे में बहुत सारे हम लोग देख लेते हैं कि 100 दिन का गारंटी देता है, 100 दिन में रोजगार
100 दिन की गारंटी देता है। जिस दिन अप्लाई करते हैं उसे 15 दिन में रोजगार नहीं देता है तो इसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। 2005 में कानून पारित हुआ था और 2006 में लागू हो गया था। और मनरेगा जो है पहले नरेगा नाम था, बाद में 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये भी आपको याद रख लेना। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में की गई थी और ये सब बातें आपको बहुत सारी बातें हैं याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आयोजन आयोजित किया गया था। ये बातें आपको याद रख लेना है। 28 दिसंबर भी याद रख लीजिएगा, डेट जो है 28 दिसंबर 1885 हुआ था और यह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उस समय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो यो ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता में हुआ था या अध्यक्ष थे ऐसे बोल सकते हैं। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपका बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज जूले जो है इसकी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये सही बातें हैं। कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता क्रमशः हिंदू, पारसी, मुस्लिम, ईसाई धर्म के लोगों ने किया था। आप देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? तो महात्मा गांधी। कोई क्विट मूवमेंट इंडिया ऐसा करके है, इंग्लिश में बोलते हैं। 8 अगस्त 1942 को आपका भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है किस वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की है? यह कौन कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इन्होंने ही कहा था। ऑप्शन जो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन 1916 के दौरान तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ऐसा वो ऐसे मैं लेकर रहूँगा ऐसा वो कहे थे। अप्रैल 1916 में तिलक ने आपका बेलगाम में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा भी की थी, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को, याद रख लीजिएगा। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म यूनिसेफ का याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसन ने यूनिसेफ की गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ को 1965 में जो है पुरस्कार भी मिला है आपका। तो यूनिसेफ को आपका नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है 1965 में, याद रख लीजिएगा। यूनिसेफ में सदस्यों के देश कितने सदस्य देश हैं? तो 192 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो आपका CACP याद रख लीजिएगा। CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, याद रखना है आपको इस। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर 1985 ईस्वी में CACP कर दिया गया। CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया था। CACP के द्वारा 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इस डॉट में स्थापित हुआ था। यह कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों 1995 में WTO की स्थापना की गई थी, याद रख लीजिएगा।
और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं इसी के संबंधित। आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1945, यूनेस्को की 16 दिसंबर 1945, WHO की 7 अप्रैल 1948। ये सब बातें आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, मुद्रा और ऐच्छिक पेशी गतियों के समन्वय के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो आपका अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम शरीर के संतुलन, मुद्रा और ऐच्छिक पेशी गतियों के समन्वय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देख ले 14 नंबर। 14 नंबर है आपका ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टो करेंसी का आधार है कि मुख्य विशेषता क्या है? यह एक वितरित अपरिवर्तनीय वही खाता है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। भारत की अपनी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का क्या नाम है जिसे आमतौर पर नाविक के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा यहाँ पे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे देख लेते हैं। 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहाँ सब जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। क्या 6 से 8 जून 2025 तक बिहार राज्य में कहाँ सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो आपका राजगीर में किया गया था। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग की 15 और बालिका वर्ग की 12 टीमें हिस्सा जो है ली थी। 17 नंबर है यहाँ पे एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर जो है करेगा? तो आंसर होगा दोस्तों अहमदाबाद, याद रख लीजिएगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रख लेना है। भारत ने 1982 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। पहली एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 1957 में तेहरान में आयोजित की गई थी। एशियाई भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1958 में टोक्यो जापान में की गई थी। इसका मुख्यालय दोहा कतर में है और एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ अल माना है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए दोस्तों, आपको मेरे से व्हाट्सअप कर लीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी पढ़ लीजिए। 92 62 30 17 6 9 यानी कि 9262301769 में आप 25-30 रुपये में पीडीएफ फुल सॉल्यूशन हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसे कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यानी हम लोग मैथ रीडिंग यहाँ पे आपको खुद से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20-25 जो है यहाँ तक है, दिखा देते हैं आपको। 38 तक आपका मैथ का क्वेश्चन मिल जाता है। 39 हम लोग देख लेते हैं, आइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। 39 से दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने है। एक डिलीवरी कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि एक ही पते पर कई पार्सल गलती से अलग अलग एंट्री के रूप में न दर्ज हो। इसके लिए उन्हें किस तकनीक का उपयोग करना चाहिए? तो पता मिलान करना चाहिए, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है डाटाबेस में शहरों के नाम मुंबई और बम्बई का मिलान करना किसका एक उदाहरण है? तो यह उदाहरण किसका है? तो यह आपका शहर मिलान का उदाहरण है, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 यानी एरिया कोऑर्डिनेटर का यह क्वेश्चन है और एरिया कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज का यह क्वेश्चन है। आप कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं, आप बीपीएमपी यानी प्रोजेक्ट मैनेजर वाले हैं तो भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सबके लिए।
आपका डे NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत एक सामुदायिक संस्था जैसे CLF द्वारा संचालित आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ क्या है? तो दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी को दूर करना, जिससे बाजार पहुंच और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच दोनों में सुधार हो। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं 42 नंबर। 42 है आपका, यदि एक ग्राम संगठन VO यह पता लगाता है कि अधिकांश SHGS केवल उपभोग के लिए ऋण ले रहे हैं, न कि आजीविका के लिए, तो यह किस गहरी संस्थागत समस्या का संकेत है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, समूह स्तर पर आजीविका योजनाओं के निर्माण और वित्तीय साक्षरता की कमी। सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 से आपका मूल्य श्रृंखला के विश्लेषण में गवर्नेंस का क्या अर्थ है? गवर्नेंस का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा, श्रृंखला में मुख्य खरीदारों द्वारा निर्धारित नियम, मानक और शक्ति संबंध जो उत्पादकों को प्रभावित करते हैं। बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर देख लेते हैं। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है, एक एरिया कोऑर्डिनेटर मनरेगा के तहत अभिसरण को बढ़ावा देना चाहता है, इसका सबसे प्रभावी उदाहरण क्या होगा? तो मनरेगा के तहत एक बकरी शेड का निर्माण करना, जिसके लिए पशुधन योजना के तहत बकरी प्रदान की गई है। सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, आपके सामने दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। सॉरी 55 नहीं 45 है। क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। बिहार के औद्योगिक नीति के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ फॉर्म रोजगार सृजित करने के लिए सामुदायिक संस्थानों की सबसे बड़ी क्षमता किस क्षेत्र में है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्यमों का एक क्लस्टर विकसित करना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 है, स्वयं सहायता समूह के बही खाते में कैश बुक और लेजर के बीच संबंध का सबसे सटीक वर्णन क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, लेजर कैश बुक में दर्ज दैनिक लेन देनों का वर्गीकृत और सारांशित रिकॉर्ड है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामाजिक पूंजी का निर्माण जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का एक मुख्य स्तंभ है, ग्रामीण विकास में कैसे योगदान जो है देता है? तो यहाँ पे देख लीजिए आपका हो जाएगा, यह विश्वास, पारस्परिक और नेटवर्क बनाता है जो सामूहिक कार्रवाई और संसाधनों तक पहुँच को सक्षम बनाता है। बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। 48 है आपका, कौशल और क्षमता के बीच क्या मूलभूत अंतर हैं? जैसे कि यह कुशल युवा कार्यक्रम KYP और जीविका के संदर्भ में लागू होता है। कौशल विशिष्ट कार्य करने की क्षमता है। क्षमता व्यापक अवधारणा है जिसमें निर्णय लेने और संस्थाओं को प्रबंधित करना क्षमता शामिल है। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 49 नंबर। 49 है, PM किसान योजना एक आय सहायता योजना है, न कि सब्सिडी। इस अंतर का नीतिगत महत्व क्या है? यह किसान को खर्च करने का विवेक और लचीलापन देता है, जबकि सब्सिडी अक्सर विशिष्ट इनपुट से जुड़ी होती है और बाजार को विकृत कर सकती है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 50 नंबर। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत पेंशन योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करते समय एक एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आउटकम संकेतक क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या पेंशन राशि लाभार्थियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनकी गरिमा में सुधार करने में मदद कर रही है? सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 51 नंबर।
51 नंबर है यहाँ पे देखिए। एक सीएलएफ एक सफल डेयरी मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन कर रहा है। जोखिम को कम करने और स्थिरता बढ़ाने के लिए अगला तार्किक कदम क्या होगा? तो पशु चारा उत्पादन, पशु चिकित्सा सेवाएं और बीमा जैसी सहायक सेवाओं को एकीकृत करना बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 52 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं। 52 है यहाँ पे, क्रेडिट और बचत के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन दृष्टिकोण सबसे रणनीतिक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नियमित बचत ऋण के लिए आधार और वित्तीय अनुशासन का संकेतक दोनों रूपों में कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 यहाँ पे, बजट और व्यय ट्रैकिंग का एक एसएसजी सदस्य को ऋण के जाल से बचने में कैसे मदद करती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यह आय और व्यय की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करके और गैर आवश्यक खर्चों की पहचान करने और सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आपका 54 नंबर देखिए। पंचायती राज संस्थाओं और एसएचजी संघों के बीच एक सहयोगात्मक संबंध का सबसे शक्तिशाली परिणाम क्या हो सकता है? विकास योजनाओं के निर्माण और निगरानी में नागरिकों की, विशेषकर गरीब महिलाओं की आवाज़ को शामिल करना। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 55 नंबर। 55 है आपका, सतत जीविकोपार्जन योजना में ग्रेजुएशन अप्रोच का क्या अर्थ है? लक्षित परिवारों को एक संरचित और समयबद्ध तरीके से गहन समर्थन के माध्यम से अत्यधिक गरीबी से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 56 नंबर। यदि किसी क्षेत्र में कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण खेती जोखिम भरी है तो आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सबसे विवेकपूर्ण रणनीति क्या होगी? तो यहाँ पर होगा कृषि, पशुधन और गैर कृषि गतिविधियों का एक विविध पोर्टफोलियो विकसित करना। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 57 नंबर आइए देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल फाइनेंसिंग के संदर्भ में इंटरऑपरेबिलिटी ग्रामीण उपयोगिताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका, यह उन्हें किसी भी बैंक खाते से या किसी भी ऐप के माध्यम से आसानी से धन भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे पहुंच बढ़ती है और निर्भरता कम होती है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है आपका 58 है क्या, पीएमएवाईजी के तहत लाभार्थी को सीधे धन हस्तांतरित करने का प्राथमिक कारण क्या है, बजाय इसके कि ठेकेदारों के माध्यम से घर बनाया जाए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका लाभार्थी की स्वामित्व निरंतर देना और भ्रष्टाचार को कम करना। डी होगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 59 नंबर देखिए। एक क्लस्टर में बाजार संयोजन की सुविधा प्रदान करते समय एक एरिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, उत्पादकों और बाजारों के बीच एक अस्थायी मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, जिसका अंतिम लक्ष्य उत्पादकों को सीधे बाजार से निपटने में सक्षम बनाना। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 60 नंबर। 60 है, बिहार की कुशल युवा प्रोग्राम और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बीच एक संभावित तालमेल क्या हो सकता है? केवाईपी में प्रशिक्षित युवा उद्यमी योजना के तहत अपना उद्यम शुरू करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकते हैं। ये होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन। बाकी सारे लोग भी देखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो आपका नगर निगम जो है शामिल नहीं है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद शामिल हैं। ठीक है। 42 है यहाँ पर देखिए, स्वयं सहायता समूहों का मूल सिद्धांत जो है क्या है? वित्तीय अनुशासन और आपसी विश्वास। बी होगा आंसर। कई गांवों के समूह में कई ग्राम संगठनों को मिलाकर क्या बनता है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्लस्टर स्तरीय संघ, CLF, क्लस्टर स्तरीय संघ। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 44 नंबर। 44 नंबर है यहाँ पे देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है?
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि पर प्राथमिक निर्भरता, बी होगा आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है? यहाँ पे होगा दोस्तों 100 दिन की बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 46 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बताइए क्या है? गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं 47 नंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस उद्देश्य से शुरू की गई है? यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है 48। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य क्या है? आंसर होगा गांवों में संपर्क रहित बसावटों को हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करना, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलती है? तो हो जाएगा आपका 6000। बिहार में जीविका क्या है? बिहार में जीविका क्या है? बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से किन परिवारों पर लक्षित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अत्यंत गरीब परिवार जो पहले देसी शराब के व्यापार में शामिल थे, बी होगा आंसर यहाँ पे। 52 नंबर देख लेते हैं। बिहार के कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं का कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आईटी साक्षरता, भाषा कौशल और सॉफ्ट स्किल्स, बी सी होगा आंसर। मुख्यमंत्री उद्यम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना, बी होगा आंसर यहाँ पे। 54 नंबर देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृषि आधारित आजीविका है दोस्तों? तो डेयरी और पशुपालन, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है 55 नंबर देखिए। गैर कृषि आजीविका का एक उदाहरण है दोस्तों आपका मिट्टी के बर्तन बनाना और बेचना, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। 56 नंबर देखिए यहाँ पे 56 नंबर है ऑफ फॉर्म आजीविका की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये व्यक्ति किसी और के लिए काम करके आय अर्जित करता है जो अक्सर गैर कृषि कार्य होता है, सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विकेंद्रित योजना और विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है 58 नंबर दोस्तों। जीविका किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बिहार संस्करण है? तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट है एक दर्जी जो अपने गांव में अपनी दुकान चलाता है उसकी आजीविका किस मिश्रण में आएगी? तो उसकी आजीविका गैर कृषि आजीविका होगी, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों प्रछन्न बेरोजगारी आमतौर पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह दोस्तों ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा सैटेलाइट, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत दोस्तों 1989 यानी 1989 में की गई थी। 12 मार्च को ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने इसकी शुरुआत की थी, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आइए हम लोग देख लेते हैं। 63 है डॉट एक्टिव मेमोरी एड्रेस रखता है? तो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये होगा आंसर। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका बूटिंग कहते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका 65 समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरी पीढ़ी से संबद्ध है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। अब पहली पीढ़ी से वैक्यूम ट्यूब और दूसरी पीढ़ी से आपका ट्रांजिस्टर, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
रोम को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 67 है, वेब पेज किस भाषा में लिखा जाता है। दोस्तों ये आपका HTML हाइपर टेक्स्ट ऐसे करके इसका फुल फॉर्म भी हम बता चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो आपका 10 से 24 EB 1 YB के बराबर, ये आपका गलत हो जाता है। 10 से 24 एटाबाइट जो है ये देख लीजिएगा, 10 से 24 1 YB जो गलत है, तो ये देख लीजिएगा, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 69 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी। तो यहाँ पे Ctrl+Q, D होगा करेक्ट आंसर। 70 है, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में स्वतंत्र करता है तो इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो आपका रिस्क प्रोग्राम, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए यहीं पिन करते हैं। आपका धन्यवाद।